Good evening, sir. मैं ऑडिबल बेटा। Yes, sir. चलो, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक क्वेश्चन पे लेक्चर खत्म किया था, उसी को वापस शेयर करता हूं मैं आपसे। सबने आंसर निकाला है बेटा इसका? क्या आंसर निकाला है? 8 seconds. सबसे पहले आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन इसमें निकालना चाहिए था। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए था? ऑर्डर। तो तुम लोगों ने ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए निकाला क्या? हाँ 1. 1। B से भी 1. हाँ ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी भी 1 तुम्हारा है, राइट ना? ऐसे। Yes, sir. चलो, तो तुम्हारा ये वाला पार्ट तो सही हो गया। और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 4 times ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन, तो ये भी सही हो गया, है कि नहीं? एक हाँ, अलग। जब एक आपने गलत हो आर जाएगा. इक्वल टू के टाइम्स इसको डबल किया, इसको डबल किया, तो ऑफ कोर्स 4 times होगा, तो हमारा ये भी सही हो गया। ए वाला वैल्यू निकाली थी? नहीं मैच किया ना? नहीं सर, गलत है. एक आंसर फिर सी हो। बाकी कुछ कंफ्यूजन हो किसी को इस क्वेश्चन में तो बोलो बेटा। चलो, अब हम वापस जाते हैं थ्योरेटिकल पार्ट पर। So last lecture, we learned about the order of the reaction, rate expression. अब हम एक ही करके थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अलग अलग रिएक्शंस की जो अलग अलग ऑर्डर की हैं। पहले डिस्कशन करते हैं, शुरुआत करते हैं बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हेडिंग डालिएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन नाम से ही पता चलता है, रेट इज rate of the reaction is independent of concentration of the reactant. Rate is independent of concentration of the reactant. तो अगर मैंने एक रिएक्शन लिखी A गिविंग P, ठीक है, सो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? R इज इक्वल टू K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0, राइट ना? तो हमारा सिंपली R इज इक्वल टू K हो जाएगा। अब अगर हम डिफरेंशियल वे में इसको लिखें तो ये हो जाएगा, बिकॉज ए है कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा होगा, तो मैं लिखूंगा डी सी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। के इज रेट कांस्टेंट ना। अब आप इसको सॉल्व करो, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो तुम्हारा ये क्या लिख देंगे बेटा इसको हम लोग? डी सी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी, इंटीग्रेट कर दो। अभी हम लोगों ने ए गिविंग पी के लिए लिखा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें? मान लीजिए कि इनिशियली जो है, लेटर से आपको सी नॉट कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा, ठीक है, ये 0 है एट टाइम टी। इनिशियल का मतलब होता है टाइम टी इज इक्वल टू 0। अभी ये सी नॉट से मान लीजिए कुछ आपने अमाउंट हटाया जो डिसइंटीग्रेट हुआ, डिकम्पोज हुआ, डिसोसिएट हुआ, तो ये एक्स मिल गया इधर अपने, ठीक है। तो अभी ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट से सी नॉट माइनस एक्स जा रही है, जिसको आप सी एज्यूम कर लो, है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पर सी नॉट से सी, टाइम क्या लिख रहे हैं बेटा? 0 से 0 टी से. लगा रहे हैं, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो,
ठीक है, तो इंटीग्रल dx x होता है, तो ये तुम्हारा c हो जाएगा और लिमिट लगा दो, तो ये हो जाएगा c माइनस सी नॉट इज इक्वल टू, इधर भी आ जाएगा तो इंटीग्रल डी टी टी हो गया, टी माइनस जीरो किया, ये तुम्हारा सिंपली माइनस के टी हो गया। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो हो जाएगा तुम्हारा सिंपली c इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट। माइनस के टी प्लस सी नॉट। कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो बेटा। नो कंफ्यूजन। अब इसमें दो तीन चीजें देखो बेटा। पहली चीज, ये जो k है दैट इज रेट कांस्टेंट, इसका यूनिट, आप इस बात को याद रखना, इसका यूनिट जो है वो ऑर्डर पे डिपेंड करता है। क्लियरली हाईलाइट कर लो कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट विल डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। यहां पर ऑर्डर 0 था, इसलिए आर इक्वल टू के निकला, इसलिए रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होगा वो वही होगा जो रेट का यूनिट है, एंड दैट इज मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अब तुम जो है इसको अगर देखोगे, ऑब्जर्व करो इसको, तो ये बेसिकली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है, जहां पर स्लोप निगेटिव तुम्हें दिख रहा है माइनस के, और इंटरसेप्ट तुम्हारा सी नॉट है। तो अगर तुम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ बनाना चाहोगे, ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं, यहाँ पर कंसंट्रेशन रखते हैं और यहाँ पर टाइम रखते हैं, तो ये सीधे सीधे आपको ऐसा ग्राफ मिल रहा है। ठीक है, बेसिकली आप वो टाइम भी निकाल सकते हो जब आपकी जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो 0 हो जाएगी, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, सी नॉट बाई के। कोई कंफ्यूजन बेटा? हाँ ये सर। अभी इसी में अगर तुमने प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा हो, ए गिविंग पी ए, सी नॉट था, 0 था, टाइम टी पर हमने बोला सी नॉट माइनस एक्स, और इसको एक्स बोलो। अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो, मतलब रेट उसके जो पी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो प्लस लिख देंगे, राइट ना? या फिर तुम सी माइनस, ये जो यहाँ पर सी नॉट माइनस सी था वो तुम्हारा किसके बराबर था बता? एक्स के बराबर। एक्स। तो सी माइनस सी नॉट तुम्हारा, इसको मैं, ये तुम्हारा सी था, है ना? तो अगर हम इस एक्सप्रेशन पे देखेंगे तो बेसिकली तुमको एक्स इज इक्वल टू के टी आ जाएगा। देखो सही लिखा है कि नहीं?
यस तो वापस बोलो क्या बोलो। ये जो C माइनस C नॉट, इसकी वैल्यू क्या है? C माइनस C नॉट की वैल्यू यहां से देखो क्या लिखी है, Like, माइनस एक्स। हाँ माइनस है। वहां रख दो, हाँ ठीक। वहां रख दोगे तो यही आएगा ना। हाँ समझ गए कि नहीं? समझा समझा। एक नए तरीके से आप निकाल सकते हो। और एक्स बेसिकली तुम्हारे जो प्रोडक्ट P को डिनोट कर रहा है, उसका ग्राफ बनाना चाहोगे तो मिल जाएगा तुम्हें। बात समझ में आई बेटा? हाँ सर। प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ग्राफ बना सकता है। दूसरी चीज, एक और ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं यहाँ पर। अगर मैंने ग्राफ बनाया होता रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, अब ये जीरो ऑर्डर, रेट कांस्टेंट है, तो ग्राफ कैसा आएगा बेटा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट मींस कंसंट्रेशन जो है। चलो, ये भी मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया हो। इसको हटा दें बेटा। यस अब यहीं पर एक और टर्म डिफाइन करने जा रहा हूं मैं, जो बाकी केसेस में भी होगा, दैट इज हाफ लाइफ टाइम। Half lifetime of reaction. It is the required time required to convert the original concentration of the reactant to half. और इसको डिनोट कैसे करते हैं? T half करके लिखते हैं, denoted by this T half. बहुत आसान है पूरा चैप्टर। आप बस नोट्स बनाते जाइए, फॉर्मूलाज लिखते जाएंगे, सब कुछ बहुत आसान है। क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। अब आप देखो, ये तो डेफिनेशन हो गई जनरल वे में। अब आते हैं हम जीरो ऑर्डर के लिए, अगर हाफ लाइफ निकालना चाहें, ठीक है, हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब आप अच्छे से सब देखिएगा बेटा कि हम लोग किस तरह से लिख रहे हैं। कोफिशिएंट 1 ले रहे हैं हम ए का, है ना। हर एक चीज आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए। इसके लिए एक्सप्रेशन हमने क्या बनाया हुआ है बेटा? C इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस C नॉट था। अभी हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को C नॉट बाई 2 लिख दें तो T को क्या लिखेंगे? T हाफ। हाफ चलो लिख कर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा C नॉट बाई 2 इज इक्वल टू माइनस के टी हाफ प्लस C नॉट। यहां से हम लोग P हाफ की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी? सी नॉट हेलो, बाई टू के T नॉट बाई 2 के, दैट्स इट। बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है।
से कंक्लूजन निकालेंगे, जो हमारा रिजल्ट आया है इससे कंक्लूजन निकालेंगे। क्या कंक्लूजन निकालेंगे? कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन initial concentration, initial concentration of reactant. Keep on writing everything, beta. कर रहे हैं इसको। हाँ सर। अब अगर मैं इसमें ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं, फिर से इसकी ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं। टी हाफ लिखा मैंने और यहां लिख दिया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो हमने अभी भी प्रूव किया है कि टी हाफ जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखता है। तो ये हमारा जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल ज्यादा कर दोगे तो हाफ लाइफ ज्यादा हो जाएगी। इसको मैं बहुत सिंपलेस्ट वे में ऐसे समझाता हूँ कि मान लीजिए कि कोई सब्सटेंस आपने लिया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0/2 है और सॉरी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 है। तो पहली जो इसकी हाफ लाइफ हुई, पहली हाफ लाइफ मान लीजिए कि कुछ भी ले लेते हैं, समझ लो T ले लेते हैं, ठीक है। तो ये C0/2 हो जाएगा। अब ये बताओ अगला जो C0/2 का हाफ होना है तो वो C0/4 C0/4 होगा। उसको लगने में क्या उतना ही टाइम T लगेगा हाँ नहीं। या हाँ, कम लगेगा? उतना ही लगेगा। उतना ही लगेगा। सी ध्यान से नॉट पे डिपेंड कर रहा है इसीलिए। जो टी हाफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अब ये है तो ये पुरानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की हाफ है। तो पुरानी हाफ लाइफ का कंपैरिजन करेंगे जब नई हाफ लाइफ से, तो नई हाफ लाइफ पुरानी हाफ लाइफ के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी? आधी। आधी हो जाएगी। इस चीज को समझो, ये मैजिकल चीज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बड़ी हेल्प करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे को अब आगे C0/8 करना है तो मेरी जो T/4 हो नई जाएगा। हाफ लाइफ आई थी वो क्या होगी? T/4। वो इसकी हाफ हो गई, यानी कि वो आप समझ लो ना। इसीलिए तो हाँ टाइम कम होता जा रहा है, इसीलिए रिएक्शन खत्म हो जाएगी एक टाइम के बाद। अभी अगला जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आएगा उसमें तुमको रियलाइज होगा कि रिएक्शन खत्म ही नहीं हो रही। हाँ ठीक है, आने वाला है, इसको पहले कॉपी कर लो बेटा। ये सब एनालिसिस बड़ी इंपॉर्टेंट है अपने लिए।
यस सर, हो गया। ये ना, चल अभी क्वेश्चंस तो हम लोग करेंगे, बट थोड़ी एनालिसिस अलग अलग रिएक्शंस की कर लेते हैं, डिफरेंट ऑर्डर की। अब आप हेडिंग डालिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो एक बार हम अच्छे से इस तरह सीख लें, फिर कुछ भी वो चेंजेस करेगा, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डील विद द सिचुएशन, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हम यहाँ इसको कैसे लिखेंगे? रिएक्शन whose rate is determined by the change of one concentration term only, ठीक है। तो अगर मैं रिएक्शन लिखूं ए गिविंग पी, तो यहां पर भी स्टाइल वही है वर्किंग का। मैं लिखूंगा इनिशियल सी नॉट, ये 0 एट टाइम टी, ये हो जाएगा सी नॉट माइनस एक्स, इसको एक्स ले लिया, इसको सी ले लिया, ठीक है। अब इसमें हम लोग वही करेंगे, बिकॉज रेट हमने ऑलरेडी बोल रखा है के टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, पावर 1 कर दी हमने। इसको हम थोड़ा सा अपने स्टाइल में के टाइम्स सी ए लिख देंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। और ये जो आर है इसको हम लोग डी सी माइनस डी सी ए बाई डी टी लिख देंगे। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, है ना, इंटीग्रल फॉर्म। अब ये हो जाएगा तुम्हारा, इधर इधर लिख डी सी ए, अब कौन सी ये हो जाएगा माइनस के डी टी। आप लोग इंटीग्रेट करो, टी इज इक्वल टू 0 पर सी नॉट था, यहाँ पर टी है तो ये सी हो जाएगा, है ना। तो ये बड़ा सिंपल है, 1/x dx ln x हो गया। आप लिमिट लगा दो इसमें, ln सी ए, और यहाँ पर सी नॉट से सी, और ये तो माइनस के टी हो गया, राइट। तो अगर हम लिखेंगे तो के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ln सी C by नॉट C बाई naught। सी लिखे या सी बाई सी नॉट? हम माइनस हटाए तो फिर सी नॉट बाय। सी नॉट बेस एरी। तो अगर चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, सी इज इक्वल टू सी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। एक ये लिखा जा सकता है, या फिर आप लॉग की टर्म्स में ही रहने दो, ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू 1/k ln सी नॉट बाई सी। अच्छा, ये चीज अब आप सब लोग याद रखना बेटा, कि जब भी हम ln का मतलब लॉग बेस ई है, लॉग बेस 10 में जब हम इसको लिखेंगे तो 2.303 का फैक्टर आएगा, पहले भी चीज लिखी हुई है। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाई के, लॉग बेस 10 हो जाएगा ये सी नॉट बाई सी। ये हमारे पास एक समझ लो रिलेशन, एक फॉर्मूला आ गया जिसको हम फ्यूचर में यूज करने वाले हैं बहुत बार। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, C naught is the initial concentration of reactant, C is the concentration at time t.
सिलेबस के हिसाब से हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कॉपी कर लिया, हटा दे। हाँ सर। एक सेकंड। चल, जब तक कॉपी कर रहा है शिल्प, यहाँ पर हम लोग के का यूनिट देख लेते हैं ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें वो बोलेगा नहीं कि रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, केवल वो आपको के का यूनिट चुपचाप दे देगा। तो आप के का यूनिट देख करके जज कर दोगे कि रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। क्या होगा यूनिट? सेकेंड की पावर माइनस। आपको पता चल रही है बेटा? हाँ सर। यस। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो बेटा, टी इज इक्वल टू 2.303 के log base 10 C नॉट अपॉन C नॉट माइनस एक्स। ये भी एक्सप्रेशन लिख सकते हो। देखो, अब इसमें दो तीन चीजें हैं। आप इसमें ग्राफिकल एनालिसिस अगर करोगे तो ग्राफिकल एनालिसिस एक की जा सकती है, कि मैं ग्राफ ड्रॉ कर दूं। अगर मैं इसको थोड़ा सा पुराने वाले उसमें लेके जाता हूँ, जैसे मैंने अभी लिखा था ना कि टी इज इक्वल टू एल एन सी नॉट बाई सी, तो इसको ऐसा लिख देते हैं, एल एन सी नॉट माइनस एल एन सी, राइट ना। या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एल एन सी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन सी नॉट। चलेगा बेटा? देख लेना सही है कि नहीं। मैं कह रहे, अगर मैं यहाँ पर ग्राफ में वाई एक्सेस में ले लेता हूं एल एन सी और यहां ले लेता हूं टी, तो ग्राफ आपको कैसा मिलेगा? ऐसा। क्लियर है? हाँ सर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये ग्राफ आया। लेकिन अगर हमने ग्राफ बनाया कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का, एल एन कॉन्सेंट्रेशन नहीं, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो हमें जिस एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी वो है कौन सी? जो हमने अभी लिखी थी यहाँ पर, सी नॉट एक्सपोनेंशियल ई के की पावर फॉर्म। माइनस के टी। एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखी थी ना, सी इज इक्वल टू सी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। एक्सपोनेंशियल माइनस के टी। अब आप सोचो कि मैं t टेंड्स टू जीरो कर दूं या t इज इक्वल टू जीरो कर दूं, तो तुम्हारा c की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? e टू द पावर जीरो हो जाएगा। c इज इक्वल टू सी नॉट कर दिया, ये नोट। यानी कि ग्राफ यहां से शुरू होगा, राइट? सी नॉट से शुरू हुआ। अब तुम क्या करोगे? c टेंड्स टू इंफिनिटी कर दो, तो तुम्हारा सॉरी t टेंड्स टू इंफिनिटी कर दो, तो कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू क्या हो जाएगा? जीरो, राइट ना। यानी कि ये कुछ इस तरह से ग्राफ को लेके जाएंगे और बस इसको टच नहीं कराना है, क्लोज होता चला जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर।
अब एक मिनट, इसमें अच्छा अभी कॉपी कर दो। यस सर, डन, थैंक यू। अभी यही चीज अगर तुम प्रोडक्ट के टर्म्स में बात करोगे ना, तो इट विल बी लाइक कि अगर मैं इसको ऐसा ले लूं, तो प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ कुछ ऐसा जाए। ठीक है, ये प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये रिएक्टेंट के पॉइंट, नोट करना चाहो तो कर लो। अब इसके बाद आप रिपीट कर सकते हो? तो ये जैसे जैसे रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, बस। ओके सर। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर भी हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन को लिख देंगे C0/2, तो टाइम हो जाएगा अपना टी हाफ। हमारे पास एक्सप्रेशन ऑलरेडी है, दैट इज T is equal to 2.303/K log base 10 C0/C। अब इसमें रख दो C के बदले C0, तो ये हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 2.303/K log base 10 C0, और ये C0/2, C0 will get cancelled, तो ये हो जाएगा 2.303/K, और ये हो जाएगा log base 10 2। ठीक है, मैंने आपको 3 लॉग की वैल्यूज याद करने को बोला हुआ है, log 2, log 3, 0.3। log 7। 0.3। तो 0.3010 है, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे जब हम लोग, तो ये 0.693 निकल कर आ रहा है। तो ये हमारे पास हाफ लाइफ जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है उसका। Now what conclusion we can draw from this, यहाँ पर लिखेंगे कंक्लूजन। जैसे प्रीवियस केस में हमने बोला था कि टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट। टी हाफ ऑफ ए फर्स्ट order reaction is independent of the concentration of the reactant। तो इसमें वो टाइम इंटरवल सेम रहेंगे। हाँ, अभी उसी पे जाने वाले हैं। ये भी लिख लीजिएगा बेटा।
तो एक का रेट इंडिपेंडेंट है और दूसरे का रेट डिपेंड करता है, और पहले वाले का हाफ लाइफ में डिपेंड करता है पर इसके हाफ लाइफ में नहीं। पहला दूसरा नहीं बोलेंगे, ऑर्डर के साथ बोलेंगे, जीरो क्योंकि और अभी फर्स्ट। हाँ जीरो ऑर्डर के लिए ये है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अभी सेकंड ऑर्डर की एनालिसिस करेंगे। देखो अभी ग्राफिकल एनालिसिस अगर इसकी कर लें हम लोग, यानी टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो हमारा ग्राफ कैसे आएगा? ये सिंपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब अगर इसकी भी एनालिसिस लाइन पर करें, इट इज लाइक कि हम लोग यहाँ पर लिख दें सी नॉट स्टार्टिंग पे, टाइम टी जीरो है। सोचिए फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद इसकी कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट बाई टू हो जाएगी। अब सी नॉट बाई टू से सी नॉट बाई फोर जाने में कितना टाइम लगेगा? 10। सेम, क्योंकि इस बार हाफ लाइफ डिपेंडेंट नहीं है, तो टी हाफ ही लगा। फिर इसको सी नॉट बाई एट कर देते हैं, फिर टी हाफ लगा। फिर सी नॉट बाई 16 कर देते हैं, फिर टी हाफ लगा। अब जरा इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ले आते हैं। ये हमारी फर्स्ट हाफ लाइफ है, 2 to the power 1 कर दिया। सेकेंड यानी दो हाफ लाइफ के बाद इसको इसके बदले हम लोग लिखेंगे सी नॉट अपॉन 2 to the power 2। थ्री हाफ लाइफ के बाद ये हो जाएगा सी नॉट अपॉन 2 to the power 3। यानी अगर मुझे जनरलाइज करना होगा कि व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर n हाफ लाइफ्स, तो क्या हो जाएगा? C is equal to C naught upon 2 to the power n। If you have any confusion, please tell me. कोई कंफ्यूजन है बेटा यहाँ पर? नहीं। अब देखो कुछ बहुत ही आसान आसान क्वेश्चंस आते हैं लेकिन हम उलझ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं चीजें। जैसे यहाँ पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये जो सी नॉट बाई फोर है ये कितना परसेंट कंप्लीशन को इंडिकेट करता है? 10%, 70 20%, 50%, 70%, 75%, हाउ मच? 75%. 75। 25% कंप्लीशन हो गया। यानी इसको हम लोग T75% भी कह सकते हैं या फिर T3/4 भी कह सकते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली 2 times T हाफ। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया। अब सोचो C0/8 मतलब कितना परसेंट कंप्लीशन हो गया? 87.5. अरे वाह, तो ये हो जाएगा टाइम 87.5% कंप्लीशन का, और ये किसके बराबर हो जाएगा? A into T1 by हाँ T half. ठीक है। अब अच्छा ये बताओ, अगर मुझे 10 टी हाफ लिखना हो तो कितना कितना कंप्लीशन हो चुका होगा? 1023 by 1024. तो कितना? परसेंट में, परसेंट। एक सेकंड।
9 0 पॉइंट नहीं 98.9 99 और अच्छे से निकालो, मेरे ख्याल से 99.9 कुछ आएगा। हाँ 99.9 है ना? तो उसने 98.9 बोल दिया गलती। हाँ तो ये सब इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इतनी एनालिसिस हमने जानबूझ के की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट भी है बेटा। ठीक है, अब इसको हटा दें। इसमें और बहुत सारा एक डिस्कशन सेकंड करेंगे फर्स्ट ऑर्डर को लेकर के, बट अभी थोड़ा सा हम अपना मैथ्स ठीक कर लेते हैं सारे रिएक्शंस के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए भी और जनरल मैनर में फिर nth ऑर्डर के लिए करेंगे। तो ऊपर वाला आपने कितने के लिए बोला था? किसके लिए बेटा? ऊपर वाला क्या बोला था? 99.9% कंप्लीशन, 99.9% कंप्लीशन, और 10 हाफ में उतना ही निकल। मतलब आप इसमें 100% नहीं अचीव कर पा रहे हो। आप इसको ऐसे समझो, आप एक रोटी खाना शुरू करते हो लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से, तो तुम मान लो कि आधी रोटी खत्म करने में तुमने 5 मिनट लिए, तो सोचो अगला 5 मिनट में क्या करोगे तुम? उसका आधा खाओगे। फिर सोचो तुम, एक टाइम ऐसा होगा कि पता नहीं कितने नैनो सेंटीमीटर की रोटी बची होगी, उसकी हाफ करने में तुम कितना मिनट ले रहे होगे? 5 मिनट्स ही ले रहे हो, यानी खत्म ही नहीं कर पा रहे हो। चलो अभी लिखिएगा बेटा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन लिखते हैं ए गिविंग पी, और यहां पर भी लिख देते हैं इनिशियल टी नॉट 0 सर एट। इसमें हम लोग दो रिएक्शन की बात नहीं करते। हाँ करेंगे, लेकिन अभी हम सिलेबस वाइज चीजें डील कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे सिलेबस में चीजें हैं। ठीक है ना? ठीक है। टी नॉट माइनस एक्स, यहाँ पर एक्स लिख देंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने बोला कि ये सेकेंड ऑर्डर है, तो हमारे लिए आर इज इक्वल टू हो जाएगा के, और यहाँ पर हो जाएगा ए टू द पावर 2। अब इसको डिफरेंशियल वे में लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस डी सी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स सी ए स्क्वायर कर दो इसको, तो ये हो जाएगा डी सी ए बाई सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, टाइम टी इज इक्वल टू 0, तो ये सी नॉट है, यहाँ टी लिखा तो ये सी हो गया, इसको हमने सी ले रखा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा बेटा? ये 1/x² dx है, तो 1/x, हमें करेक्ट 1/ca बचेगा ना? यस सर हाँ, तो ये हो जाएगा 1/ca, और लिमिट लगा दो सी नॉट से सी। या नहीं, यहाँ पर मेरे ख्याल से माइनस भी आएगा ना? आएगा। माइनस आएगा है ना? माइनस भी आएगा, तो माइनस रख देते हैं, या माइनस हटा देते तब भी चलता, केटी इधर बन जाएगा। है ना? तो हमारे पास एक्सप्रेशन फाइनली आ जाएगा टी इज इक्वल टू 1/k,
लिमिट लगा दो तो ये 1/c माइनस 1/c0 हो जाएगा. दिस इज परफेक्ट. अब इसमें भी अगर हम एक तो इसका यूनिट निकाल लेते हैं. यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? इधर मोल्स पर लीटर पर सेकेंड है, इधर मोल्स पर लीटर का स्क्वायर है. तो एक मोल्स पर लीटर तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उल्टा, लीटर पर मोल आएगा. और सेकेंड तो है ही यहाँ पर नीचे. ठीक है. अब इसमें अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, रेट वर्सेस यहाँ पर मान लीजिए मैंने दे दिया तुम्हें कंसंट्रेशन का स्क्वायर, क्या आएगा बेटा ग्राफ? सीधा. शिल्प कह रहा हाउ इज दिस पॉसिबल, मेरे मैथ्स खराब कैसे? नहीं सर, सही है सर. सही बनाया क्यों? आपने बनाया सर. नहीं नहीं, मतलब ऐसा क्यों बनाया? एक सेकंड. ये देख कंफ्यूज तो है थोड़ा सा. एक्सेस देखो. अरे कौन से भी स्क्वायर है? अरे यार ये ध्यान नहीं देते. एग्जाम में भी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने होते हैं, क्वेश्चन चीटिंग कर रहे रीड हैं सर बहुत आप. अच्छे से करना है ना, आप चालाकी चीटिंग कर तो. रहे हैं. चलो, तो ये एक तो ये ग्राफ हो गया. इसके अलावा अगर हम इसको ही, इसमें ही एक एक्सप्रेशन तैयार करें अपना, मतलब मैं आई वॉन्ट 1/c वाई एक्सिस में, तो मैं इसको क्या लिख दूं बेटा? इसको मैं लिख दूंगा KT प्लस 1/c0. देखो सही है क्या? करेक्ट है. यस. यस. अभी मैं एक ग्राफ बना सकता हूं इसमें इस तरह वाला भी, 1/c वर्सेस टाइम. तो मेरा जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा आ जाए. एक बार पीछे वाला पेज दिखा दो. हम्म. हाँ ठीक है. ये हो गया, हटा दें इसको. नहीं सर, एक मिनट. अरे क्या? डन अभी सर. आप लिखिएगा बेटा हाफ लाइफ टाइम. अब बहुत सिंपल है, एक्सप्रेशन तो अपने पास है ना. ये हमने ऑलरेडी लिख रखा है, T = 1/k
1/c-1/c0। अभी हमें क्या करना है, t अगर तुम t हाफ लिखते हो तो c की वैल्यू c0/2 रखनी पड़ेगी, रखकर देख लेते हैं। तो t हाफ इज इक्वल टू 1/k, और ये c0 तो ये 2/c0 हो जाएगा। 1/c0 तो ये हो जाएगा 1/k, और यहाँ पर c0, ये आया t हाफ। तो टी हाफ बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आ गया। यानी इस बार जो टी हाफ होगा वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। इज इट क्लियर? यस सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इसको ग्राफिकली भी देखना चाहो, ग्राफ देखो, हम लोग टेढ़ा मेढ़ा करने की आदत है, उसको 1/c0 का ग्राफ बना दें अगर, तो हमारा तो बिल्कुल सिंपल सा ऐसा ग्राफ आ जाएगा। और अगर इसको लाइन में हम रिप्रेजेंट करें, तो ये अगर c0 है, अगर यहां से यहां जाने में अपने को t हाफ इज इक्वल टू t लगा, c0/2 होने में, तो c0/, यू नो 4 होने में कितना टाइम लगेगा बेटा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर हाफ हो गई तो नई हाफ लाइफ क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स। आप समझ में आई बेटा? हो गया बेटा, हटा दें इसको। हाँ सर। सर 1 मिनट। डन सर। अब हम लोग वैसे तो थर्ड ऑर्डर के भी लिए कर सकते हैं, बट एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन के फॉर्म में तुम्हें देता हूं, और 2-3 मिनट देता हूं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द हाफ लाइफ ऑफ nth order reaction where n is greater than or equal to 2. अब तुम लोग स्क्रीन पर मत देख, क्वेश्चन भले ही लिख लो, है ना, स्क्रीन पर मत देखना। और मैं करता हूँ, फिर तुम मैच करा लेना, है ना, इससे सर हमारा एक टाइम चीज वेस्ट थी, नहीं होगा। हाँ एक बोलो। ही जैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही है ना, जैसे हाँ रिएक्टेंट में हाँ, खाली। अच्छा, ये रिएक्शन ऐसे ही लिखना, ए गिविंग पी। ओके सर।
चलो देखो तुम लोग, क्या मेरे जैसा ही किया तुमने? यस सर। हाँ सर। यस सर। सबका मैच कर रहा है, देख लो बेटा, या मेरा गलत हो तो बोलो। तुम लोग के साथ साथ में कर रहा था। देख लो प्लस माइनस कोई गलती तो नहीं हो गई। अपना चेक कर रहे थे या मेरा? हर एक स्टेप मैच कर रहा था बस। हाँ हाँ। सब लोग चेक कर लो बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी को कुछ लिखना है? हाँ सर, एक मिनट। चलो अब मेरे ख्याल से ज्यादा लोगों ने कॉपी कर लिया है इसको। देखो, इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग करेंगे। देखो, पहले तो तुम टी हाफ को एक्सप्रेशन तो तुम्हें ऐसे समझ में ही आ रहा है। टी हाफ को देखो ना, तो जनरलाइज्ड मैनर में हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? टी हाफ जो है, हम लोग कुछ ऐसा जनरलाइज करके लिख सकते हैं ना, राइट? और हमने ऑलरेडी किया हुआ है। देखो, टी हाफ जब हमने बोला था जीरो ऑर्डर, तो ये प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी। यार, सब एक साथ कर लेते हैं अब एक थोड़ा सा एनालिसिस। और जब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर थी, तो हमने इसको कांस्टेंट बोल रखा था, है ना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। जब ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर आई, तो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ये सेकेंड ऑर्डर हो गया। अब थर्ड ऑर्डर का सोचते तो क्या होता? स्क्वायर हो जाता, राइट? और इसी तरह फिर ये nth ऑर्डर के लिए n-1 पावर में गया। कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं सर। इस एनालिसिस से एक चीज क्या पता चल रही है कि अगर हम लोग बात करेंगे, पहला पॉइंट मान लीजिए मैं लिखता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट में, कि जीरो ऑर्डर के अलावा, जीरो ऑर्डर के अलावा अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर, दीज रिएक्शंस कैन नॉट बी कंप्लीटेड, इनका एंड पॉसिबल नहीं है, right? Now, because as the concentration of reactant decreases, rate also decreases, रेट ऑल्सो डिक्रीज, और हाफ लाइफ देखो बढ़ती चली जा रही। क्या मेरी बात समझ में आई? तो एक तो ये पॉइंट है, while zero order reaction can be completed, end point is possible because rate is constant। ये हाईलाइट कर सकते हो इस पॉइंट को, कि पहली फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, दीज रिएक्शंस वी कैन नॉट कंप्लीट because as concentration decreases, rate also decreases, while zero order reaction attain completion because rate is constant। सबके लिए भी ग्राफ अगर तुम बनाना चाहो, जीरो ऑर्डर के लिए तो तुम्हें मालूम ही है, ये जीरो ऑर्डर के लिए हो गया है ना, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। बाकी सबके लिए ग्राफ तो उसी तरह आएगा ये, है ना, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम।
सेकेंड पॉइंट इसमें लिखो बेटा, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, भले ही हमने यहाँ पर nth ऑर्डर के लिए लिख लिया है, एक्सप्रेशन भी बना लिया, टी हाफ भी निकाल लिया, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन या उससे ज्यादा वो पॉसिबल ही नहीं हो पाती प्रैक्टिकली। तो लिखिएगा कि थर्ड ऑर्डर और ग्रेटर देन थर्ड ऑर्डर जनरली नॉट पॉसिबल, या greater than third order we can write generally not possible, because collision of, let us say, four particles at the same time at the same point is very difficult. So reaction of order greater than 3 cannot be possible. Generally not possible because collisions of four particles at same time and at same point is very difficult. Collisions हो हाँ, collision theory कहती है reactions possible when molecules collide with each other. नहीं सर, आपने क्या बोला? Because collisions Because collision of four particles at same time and at same point is very difficult. Okay. अब हमने टी हाफ का एक्सप्रेशन हमने यहां से ही निकाला, अगर मैं तुमसे टी 3/4 पूछ लूं तो भी तुम कर लोगे, राइट? तो इस चीज को तुम बाद में देखो, घर पे एक्सप्रेशन निकालना, देखो ये सही आता है कि नहीं, टी हाफ और टी 3/4 का रेशियो। आपने आंसर भी लिख दिया। हाँ, ये तुम निकालना ये सही है कि नहीं। हाँ सर, देखते ही सर। चल अभी कुछ क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ तो 1 मिनट पिछले स्लाइड पे। पिछली स्लाइड में। ओके, और एक इसके पीछे। भी पीछे। हाँ सर, ठीक है। थैंक अभी कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें भी प्रैक्टिस करवाता हूँ। चलो शुरू करें। हाँ सर। लिखा क्वेश्चन? यस सर। चलो आंसर बताओ। हेल्प, और सोचो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ज्यादा जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हो? हुआ? करके दिखाऊं मैं? गुनगुन वेरी गुड बेटा। अब सही हुआ। सेकेंड अटेम्प्ट लेना चाहते हो क्या जेई में? यस सर, ठीक है। अपना भी नाम खराब करेगा, साथ साथ मेरा भी खराब कर देगा। भृगु वेरी गुड, आरुष वेरी गुड। ब्रेगो एवरीवन में लिख दिया। वो सॉरी, stop कर रहा था। नहीं सर, एक्चुअली अरे ध्यान नहीं था। चलेगा नहीं। थोड़ा तो लोगों को परेशान करना ही है। चलो ठीक है। पिछली बार भी सर ऐसा ही हुआ था, ध्यान नहीं था। हाँ। सर उसको वो बुरा मान लगा, सर उसको बुली करोगे तो। मैं चाहता हूँ बुरा मान जाए, मुझसे बदला ले,
और हर क्वेश्चन सही करके दिखाए। चलो, सो सबने मेरे ख्याल से आंसर भी निकाल लिया, रिलेशंस अपने पास हैं। हाँ। कोई डिफिकल्टी किसी को बेटा? क्या करें बेटा? शेल क्या करें, क्या क्या एक्सप्रेशन यूज करें? मैंने पहले टी हाफ निकाला, इसे इंटू थ्री कर दिया। टी टी हाफ हाफ कैसे निकाला तुमने? फर्स्ट ऑर्डर का सेम होता है, तो टी थ्री बाई फोर टू टी हाफ हो जाएगा, तो उससे 50 आ जाएगा। टू टी 50 हाफ मिनट्स। होगा तो टी हाफ कितना आया? 50। 50 मिनट्स। और निकालना क्या है? 87 इंटू वाला। टी हाफ। तो वो कितना होता है बेटा? थ्री इंटू टाइम्स टी हाफ। 3 टी हाफ। कितना हो गया आंसर? 150। वन। तो भी हमने अभी जो एक्सप्रेशन निकाला तब बहुत आसान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। यस सर। चलो, ये करके दिखाओ। मैंने बोला था बेटा, लॉग 2 और लॉग 3, लॉग 7 इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए। लॉग 2 0.3010, लॉग 3 0.4771। आंसर इस बार कोई लिख नहीं रहा है, क्या बात है? तो अभी तक क्वेश्चन ही लिखना। अच्छा, क्वेश्चन लिख रहे हो? क्वेश्चन तो तुम स्क्रीनशॉट भी लिख करके बाद में लिख सकते हो। हाँ। नेक्स्ट पे। तो मतलब T1 मतलब फर्स्ट वाले के लिए 1/4 और सेकंड वाले का 3/4 कंप्लीशन, ऐसा? हाँ हाँ।
करके दिखाऊं क्या मैं? नहीं। एक मिनट। तुम लोग अगर फॉर्मूला भूल गए हो तो मैं लिख देता हूं। याद रखना, 3/4 कंप्लीशन का मतलब एक्स की वैल्यू 3/4 है, 3/4 है। तो 1/4 में सी 1/4 सी नॉट। 1/4 का मतलब हो जाएगा एक्स की वैल्यू 1/4 रख दो, 1/4 ऑफ सी नॉट। वेरी गुड। चल, कुछ आंसर तो दिया इसने। सही है क्या? टाइम विल टेल यू। देखो, तुम लोग ये जो के है ना, इसको तुम टी हाफ के टर्म्स में लिख दो ना, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है। अगर मान लो मैं इस T1 का एक्सप्रेशन बनाना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? T1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन, यहां लिख दूंगा 0.693, और इसका अपॉन टी हाफ ये ऊपर चला जाएगा, और यहाँ लॉग C0 अपॉन C0 माइनस C0/4 कर दूंगा। T2 के लिए एक्सप्रेशन बनाऊंगा तो क्या होगा बेटा? 2.303 अपॉन 0.693, और ऊपर जाएगा टी डैश हाफ, क्योंकि इसका अलग है ना, और लॉग ये हो जाएगा C0 अपॉन C0 माइनस 3/4 C0। है कि नहीं? और इन दोनों का रेशियो निकालना है अपने को, यानी T1/T2 की वैल्यू चाहिए। अब सोचे, T1/T2 की वैल्यू चाहिए, और टी हाफ और टी डैश हाफ का रेशियो तो दिया हुआ है, एक। दिया है ना। नीचे 8 आ और जाएगा। यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा ऊपर ये 4C0, और इधर भी तुम्हारा ये तो 1 हो जाएगा, इधर 4C0, और यहाँ तुम्हारा 3 नीचे बचेगा, 4/3 हो रहा है, और ये तुम्हारा केवल 4 हो रहा है। कितना आसान हो रहा है, और बाकी सब तो कैंसिल हो रहा है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो ये सिंपली तुम्हारा 8 बच रहा है, इस चीज को डिवाइड करोगे तो सिंपली 8 आ रहा है, और वो बन जाएगा क्या? लॉग ये हो जाएगा तुम्हारा 4/3, और यहाँ लॉग 4, तो 8, और ये हो जाएगा 2 log 2 माइनस log 3, और नीचे आएगा 2 log 2। सोचिए, मैंने आपको log 2 log 3 क्यों याद करने को बोला है? बस सब्स्टिट्यूट करते हैं आंसर। क्या बात समझ में आई? न्यूमरेटर को 1 कर दो तो देखो नीचे क्या बचता है। मेरे ख्याल से इससे मैच कर रहा होगा। 2 log 2 की वैल्यू देखोगे ना, तो ये 0.602 आएगी, 0 2 0। 0.602, और ऊपर वाला तुम जाओगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें, और फिर 8 से मल्टीप्लाई भी होगा। सर एक मिनट, मेरा चेक करो ना क्या गलत। क्या चेक करूं मैं? मेरा क्या गलत है?
मतलब इसमें मैं क्या चेक करूं? इसमें गलत था। अरे तो डिवाइड करो, तो गलत क्या है मतलब? तुम के तो वन वो के टू नहीं के आ रहा। टर्म्स में निकला। अरे भाई के जो है वो तो रख दो ना 0.693 अपॉन टी हाफ, रेशियो दिया हुआ हाफ लाइफ का। आरुष बेटा समझ में आया? यस सर। हम्म। चलो ये कर लोगे बेटा अभी? यस सर। तो यहाँ पर आंसर आपका सी आना चाहिए, है ना? ये देखोगे ना तो ये ऑलमोस्ट 0.125 बन जाएगा, 8 मल्टीप्लाई करते ही वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। और फिर पॉइंट्स हटा दो। चलो तो नोट कर लो। ये देखो बेटा, ये कर पाओगे? ये थोड़ा सा डिफरेंट किया। सबसे पहले इक्वेशन लिखो, याद है ना स्टाइल, इनिशियल लिखो फिर टाइम टी लिखो, बिकॉज इस बार दो रिएक्टेंट है। आप बोल रहे हो ना दो रिएक्टेंट्स में कैसे, तो ये आ गया तुम्हारे सामने। अब अपना एक्सप्रेशन बनाओ सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेशन बनाना। ट्राई कर रहा है बेटा? 2 मिनट। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 1:1 दिया इनिशियल, तो अपने लिए बहुत आसान हो गया।
रेट एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है, और जिंदगी में क्या चाहिए? बस सब्स्टिट्यूट ही तो करना है। इतना आसान हो गया। और ये जो रेट है इसको हम एक्स के टर्म्स में सीधे लिख सकते हैं, dx बाई dt, राइट? अब तुम अपना एक्सप्रेशन बना सकते हो t वाला। इसको सॉल्व करो, इसको करोगे तो t इज इक्वल टू, तुम अपना एक्सप्रेशन बना दोगे 2.303 बाई k, और ये आएगा log बेस 10, वन ही है ना, हाँ, तो 1/1 माइनस एक्स, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या समझ में आई बात बेटा? आंसर तो आपने पॉजिटिव क्या? दिया है ना x का dx by dt लिखा है। dx बाई dt है ना, क्योंकि तो प्रोडक्ट के टर्म्स में हाँ। उन्होंने लिख दिया। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, k की वैल्यू दी हुई है, ये तुम्हारा log 1 और ये तुम्हारा 1 माइनस एक्स को 0.1 कर दो, क्योंकि 0.1 तो ये वैल्यू ही उसको 0.1 चाहिए, तो ये log 10 हो जाएगा बेटा। log 10 इज 1, बाकी जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वही आंसर होगा। 2.3 कैंसिल हो रहा है, खाली 10⁻⁻, ये तो आंसर ही आ गया है। क्या बात समझ में आई बेटा? ये ले लो और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके लेकर आना, नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से शुरू करेंगे। तो एक बार पिछला वाला भी बता। हाँ, हाँ सर, अगले वाले का सही। ठीक है, चलो हाँ अभी आप रेस्ट करो, इसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, बाय सर, थैंक यू सर। अच्छा थैंक यू। बाय।